नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल मॉक टेस्ट 10 लेकर आया हूँ आज। और उम्मीद करता हूँ आप निरंतर तैयारी कर रहे होंगे इस विशेष परीक्षा की। आपका जो सपना है, जो लक्ष्य है, उसके लिए आपको प्रयास करना होगा। आज जो मैं मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ, इसमें जो आपका यूपी ट्रिपल एससी में 5 ऑप्शन का पैटर्न आया है नया, उसको भी शामिल किया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात पीडीएफ की, लेखपाल की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा और पूरी डिटेल दिख रही होगी क्या क्या आपको इस पीडीएफ बैच में मिलने वाला है। तो व्हाट्सएप नंबर पर जाकर आप मैसेज करिए और बहुत कम पैसे में आपको सारी पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएंगी हमारे चैनल के यूट्यूब वीडियोस की, इसके अलावा अन्य भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि अगस्त प्रस्ताव 1940 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने पहली बार भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज के अधिकार को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। इसमें युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रस्ताव था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो 5 ऑप्शन है इसमें आपके सामने और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। कोई भी इसमें सही नहीं है। लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा प्रस्तुत अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेटस, वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार और युद्ध सलाहकार परिषद का प्रस्ताव था। तो आपका सी ऑप्शन सही है, 1 और 2 दोनों। लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा प्रस्तुत अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेटस और वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार और युद्ध सलाहकार परिषद का प्रस्ताव था। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो यहां पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है। एक तरफ मध्यकालीन लेखक हैं और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं। सभी आपके सुमेलन सही हैं। बर्नी और आफिक दोनों ने तारिक ए फिरोज शाही नाम से अलग अलग पुस्तकें लिखी हैं, जो अलग अलग कालखंडों को कवर करती हैं। हसन निजामी की पुस्तक है ताजुल मसीर। मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है तबकात ए नासरी। और जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही। और शम्स ए सिराज अफीक की पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी? नागपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, नागपुर अधिवेशन 1920। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने रियासतों के राजाओं से आग्रह किया कि वे अपनी प्रजा को उत्तरदायी शासन प्रदान करें। अगला प्रश्न है आपका कि कथन ए और कारण आर। कथन ए कहता है कि बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। कारण दिया है कि वह सुल्तान की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना और तुर्कान ए चहलगानी के प्रभाव को नष्ट करना चाहता था। तो 5 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही है? बलबन ने रक्त और लोहे की जो नीति थी वो अपनाई थी, ये बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विद्रोहियों को कुचलने के लिए और केंद्रीकृत सत्ता के लिए यह कठोर नीति अपनाई थी किसने? बलबन ने। अगला प्रश्न है आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जियात रंग आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ था? बताइएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जियात रंग आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ था? सही उत्तर है आपका ए, मणिपुर में। यह आंदोलन मणिपुर में नागा जनजातियों द्वारा यदुनाग के नेतृत्व में शुरू हुआ था। बाद में रानी गाइदनल्यू ने इसे संभाला था। अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन भारतीय इतिहास में संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म? सही उत्तर है आपका संथारा या संलेखना जैन धर्म में उपवास द्वारा स्वैच्छिक मृत्यु की एक धार्मिक प्रथा है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 किसके गठन का प्रावधान करता है? वित्त आयोग, अंतरराज्यीय परिषद, जीएसटी परिषद, क्षेत्रीय परिषदें या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 किसके गठन का प्रावधान करता है? और सही उत्तर है आपका यहां पर बी, अंतरराज्यीय परिषद। अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के लिए अंतरराज्यीय परिषद के गठन राष्ट्रपति द्वारा का प्रावधान करता है।
अगला प्रश्न है आपका कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न होगा आपके लिए अगर आप निरंतर मेरे साथ पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी है। मंत्रिपरिषद का आकार निचले सदन लोकसभा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता और न्यूनतम 12 सदस्य राज्यों में होने चाहिए। तो इतना ही कर सकते हैं, न्यूनतम 12 और कुल सदस्य संख्या से 15% अधिक नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं है? पीके थुंगन समिति, एलएम सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, दिनेश गोस्वामी समिति या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है आपका डी। दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित थी, ना कि पंचायती राज्यों से। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित यह नहीं थी। अगला प्रश्न है आपका कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी परिषद का उल्लेख मिलता है? तो सही उत्तर है आपका अनुच्छेद 279 ए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 101वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है इसको और जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान करता है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो भारत का वित्त मंत्री होता है और सदस्य जो होते हैं केंद्र सरकार का वित्त राज्य मंत्री और सभी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के भाग 9 पंचायती राज के अंतर्गत अनुच्छेद 243 डी किससे संबंधित है? पंचायतों के गठन से, सीटों के आरक्षण से, पंचायतों की अवधि से, वित्त आयोग के गठन से या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है आपका यहां पर बी। अनुच्छेद 243 डी पंचायतों में एससी एसटी और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रोटम स्पीकर का मुख्य कार्य क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कराना, नए सदस्यों को शपथ दिलाना और अध्यक्ष के चुनाव तक सदन की अध्यक्षता करना। तो यही ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा, बी वाला। प्रोटम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है और नए अध्यक्ष को चुने जाने तक पीठासीन बना रहता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भृंश घाटी से होकर नहीं बहती है? नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, महानदी। तो या इनमें से कोई नहीं? ऐसी कौन सी नदी है जो भृंश घाटी से होकर नहीं बहती है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर भ्रंश घाटी में बहती है। महानदी एक डेल्टाइन नदी है जो भ्रंश घाटी से नहीं बहती है। अगला प्रश्न है आपका कि लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक मार्ग है? जब बात कैलाश मानसरोवर की यात्रा की आ जाए तो आसान हो जाता है आपके लिए दर्रे की पहचान करना। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है आपका सी, उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड पिथौरागढ़ में स्थित है और यह भारत, नेपाल और चीन के ट्राई जंक्शन के पास में है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व का सबसे व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? मिसिसिपी नदी जलमार्ग, राइन नदी जलमार्ग, बोल्गा नदी जलमार्ग, अमेजन नदी जलमार्ग या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है आपका बी, राइन नदी जलमार्ग। यूरोप की राइन नदी का जलमार्ग विश्व का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय व्यापारिक मार्ग है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। केरल में इसका विस्तार प्रमुखता से है। अगला प्रश्न है आपका कि ब्लू मून परिघटना का क्या अर्थ है? जब चंद्रमा नीला दिखाई देता है, जब एक ही अंग्रेजी महीने में 2 बार पूर्णिमा होती है, जब चंद्र ग्रहण होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। जब किसी एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं पड़ती हैं तो दूसरी पूर्णिमा को चांद को ब्लू मून कहा जाता है। यानी कि एक ही अंग्रेजी महीने में जब 2 बार पूर्णिमा पड़ती है तो जब दूसरी बार पूर्णिमा पड़ती है तो उस चांद को ब्लू मून कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 21.52, 54, 17.7, 15.9, 12.6 या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है आपका बी। भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.7%
थी, जो 2001 से 2011 में दर्ज की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का संबंध, आय वितरण में असमानता, कर की दर और राजस्व, गरीबी और कुपोषण, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका यहां पर बी। लॉरेंज वक्र किसी देश में आय या धन के वितरण में असमानता को चित्रमय रूप में दर्शाता है। अगला प्रश्न है आपका कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में कितने मंत्रालयों विभागों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया गया है? 10, 16, 21, 12, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी। पीएम गति शक्ति में बुनियादी ढांचे से संबंधित 16 मंत्रालयों जैसे रेलवे, सड़क परिवहन आदि को एक साथ लाया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि बैंक दर वह दर है जिस पर बैंक जनता को ऋण देते हैं। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है। बैंक आरबीआई के पास पैसे जमा करते हैं। सरकार बैंकों से उधार लेती है, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी। बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक यानी कि लॉन्ग टर्म ऋण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस फसल के उच्च उपज देने वाली किस्मों के साथ हुई थी? धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी, गेहूं। हरित क्रांति जो क्रांति थी 1966-67 में शुरू हुई थी। मुख्य रूप से मैक्सिकन गेहूं की किस्मों से शुरू हुई थी, जिससे उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? राजीव कुमार, अरविंद पनगड़िया, अमिताभ कांत, सिंधुश्री खुल्लर, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे और अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि टोबिन टैक्स किस पर लगाया जाता है? पर्यावरण प्रदूषण पर, विदेशी मुद्रा लेन देन पर, विलासिता की वस्तुओं पर, अचल संपत्ति पर, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी। जेम्स टोबिन द्वारा प्रस्तावित यह कर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा लेन देन पर लगाया जाता है ताकि मुद्रा की अस्थिरता को कम किया जा सके। अगला प्रश्न है आपका कि भूमि पैमाइश में गंटरी जरीब की लंबाई कितनी होती है? 165 फीट, 66 फीट, 33 फीट, या 100 फीट? तो आप सभी इससे परिचित हैं। बी ऑप्शन आपका सही है, 66 फीट। गंटरी जरीब की लंबाई 66 फीट 22 गज होती है। शाहजहानी जरीब 165 फीट की होती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष और कहां की गई थी? तो एक ही उत्तर आपका सही है, वो कौन सा है? सही उत्तर है आपका ए। राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में हुई थी। यह राजस्व मामलों की सर्वोच्च संस्था है। अगला प्रश्न है आपका कि मनरेगा के तहत सामग्री और मजदूरी का अनुपात सामान्यतः क्या रखा जाता था? 60-40, 40-60? बताइएगा, मनरेगा के तहत सामग्री और मजदूरी का अनुपात सामान्यतः क्या रखा जाता था? तो सही उत्तर है आपका यहां पर बी ऑप्शन। 60% मजदूरी और 40% सामग्री बनाए रखना अनिवार्य था। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई का तीसरा चरण किस वर्ष शुरू किया गया था? सही उत्तर है आपका बी, 2019 में, जिसका फोकस बस्तियों को ग्रामीण कृषि बाजारों, स्कूलों और अस्पतालों से जोड़ने का था। अगला प्रश्न है आपका कि खसरा में कृषि आंकड़ों के अलावा और क्या विवरण दर्ज होता है? केवल मालिक का नाम, फसल का विवरण, सिंचाई के स्रोत और मिट्टी का प्रकार, केवल लगान की राशि, किसान के परिवार का विवरण, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी। खसरा आरसी प्रपत्र 4 में खेत का नंबर, क्षेत्रफल, मालिक का नाम, फसल, सिंचाई के साधन और मिट्टी की किस्म आदि दर्ज होती है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, या आजीविका संवर्धन योजना, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका 30 का बी। इसे अब दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी का कार्य किस अधिनियम के तहत किया जाता है? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, यूपी जोत चकबंदी अधिनियम 1953।
अगला प्रश्न है आपका कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन एसपीएमआर का लक्ष्य क्या विकसित करना है? सही उत्तर है आपका बी, 300 ग्रामीण क्लस्टर का विकास करना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं मिल सकें। अगला प्रश्न है आपका कि किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना किस समिति की सिफारिश पर शुरू की गई थी? 5 ऑप्शन है, एक सही है और सही उत्तर है आपका बी, केसीसी योजना 1998 आरवी गुप्ता समिति की सिफारिशों पर शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रयान 3 मिशन के रोवर का क्या नाम था? विक्रम, प्रज्ञान, बाहुबली, आदित्य, इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन सही है, लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। अगला प्रश्न है आपका कि क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए 2023 का रसायन नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये क्या है? नैनो पार्टिकल्स हैं, नए ग्रह हैं, वायरस का प्रकार है, कंप्यूटर चिप है या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका यहां पर ए, नैनो पार्टिकल्स। क्वांटम डॉट्स अर्धचालक नैनो पार्टिकल्स हैं जो अपने आकार के आधार पर अलग अलग रंग का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका सी, नाभिकीय ऊर्जा गैर नवीकरणीय मानी जाती है क्योंकि यूरेनियम का भंडार सीमित है, हालांकि यह स्वच्छ ऊर्जा है। अगला प्रश्न है आपका कि एलिसा टेस्ट किस बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है? 5 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, एचआईवी या एड्स। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली नाविक में कुल कितने उपग्रह हैं? 5, 7, 9 या 12 या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका यहाँ पर बी, नाविक, जो पहले इसका नाम IRNSS होता था। नक्षत्र में कुल 7 उपग्रह हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ग्राफीन क्या है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, कार्बन का एक अपरूप है और ये एक 2D अपरूप है जो बहुत मजबूत और सुचालक होता है। मोबाइल फोन की स्क्रीन इसी से बनाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि बौद्धिक संपदा अधिकार IPR के तहत जीआई टैग भौगोलिक संकेतक कितने वर्षों के लिए मान्य होता है? बताइएगा, बौद्धिक संपदा अधिकार IPR के तहत जीआई टैग भौगोलिक संकेतक कितने वर्षों के लिए मान्य होता है? सही उत्तर है आपका बी, 10 वर्षों के लिए, जिसे बाद में नवीनीकृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि ब्लू कार्बन शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? महासागर और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा संग्रहित कार्बन, वायुमंडल की ऊपरी परत में मौजूद कार्बन, जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलने वाला कार्बन, वनों द्वारा अवशोषित कार्बन या इनमें से कोई नहीं। तो ब्लू कार्बन किसे कहते हैं? सही उत्तर है आपका ए, महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा संग्रहित कार्बन, जैसे मैंग्रोव है, साल्ट मार्श और सीग्रास, जो सी ग्रास होती है, तो इसके द्वारा जो कार्बन कैप्चर किया जाता है वो ब्लू कार्बन कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA भारत में किस अधिनियम के तहत वैधानिक रूप से समर्थित है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर बी ऑप्शन, EIA को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत वैधानिक समर्थन प्राप्त है। इसकी पहली अधिसूचना 1994 में जारी की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि किगाली संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर बी, किगाली संशोधन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत का लक्ष्य शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसों HFC को कम करना है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानी इन सीटू संरक्षण का उदाहरण नहीं है? बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, जीन बैंक, पवित्र उपवन या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, इन सीटू संरक्षण का उदाहरण नहीं है। सही उत्तर है आपका सी, जीन बैंक। जीन बैंक बोटेनिकल गार्डन और चिड़ियाघर पर स्थाने यानी कि ex-situ संरक्षण के उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका कि इकोलॉजिकल नीचे, जो नीचे जिसको कहते हैं, और हैबिटेट के बीच मुख्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक है कि हैबिटेट वह भौतिक स्थान है जहां एक प्रजाति रहती है, जबकि
नीचे उस प्रजाति की पारिस्थितिक तंत्र में कार्यात्मक भूमिका है। जो नीचे जिसको कहते हैं, उस प्रजाति की पारिस्थितिक तंत्र में कार्यात्मक भूमिका है। एक ही हैबिटेट में कई प्रजातियां रह सकती हैं, लेकिन एक ही निश्चय में दो प्रजातियां लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सकती हैं। तो इसे कहीं कहीं निश्चय पढ़ा जाता है, कहीं कहीं पर नीके। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो सही उत्तर है आपका यहां पर सी। दोनों कथन सही है। निश्चय एक प्रजाति का पेशा या भूमिका है, जैसे वह क्या खाता है, कैसे शिकार करता है, जबकि हैबिटेट उसका पता है। गॉस का प्रतिस्पर्धा अपवर्जन सिद्धांत कहता है कि दो प्रजातियां एक ही निके में सही अस्तित्व में नहीं रह सकती। अगला प्रश्न है आपका कि सेंडाई फ्रेमवर्क के तहत 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले 7 वैश्विक लक्ष्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? वैश्विक आपदा मृत्यु दर को कम करना, आपदा प्रभावित लोगों की संख्या कम करना, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को होने वाले नुकसान को कम करना, सभी देशों में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करना, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 का उद्देश्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण है। इसमें परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का बंद करने जैसा कोई लक्ष्य शामिल नहीं है। इसके 7 लक्ष्यों में पूर्व चेतावनी प्रणाली तक पहुंच बढ़ाना भी शामिल है। अगला प्रश्न है आपका कि फोटोकेमिकल स्मॉग के निर्माण के लिए कौन सी परिस्थिति आवश्यक है? रात का समय कम तापमान और नमी, दिन का समय सूर्य का प्रकाश NOx और BOCs की उपस्थिति, भारी वर्षा और तेज हवाएं, केवल सर्दियों में सुबह के समय, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन। दिन का समय और सूर्य का प्रकाश, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक आवश्यक हैं। इसे लॉस एंजलिस स्मॉग भी कहते हैं। किसको? फोटोकेमिकल स्मॉग को लॉस एंजलिस स्मॉग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग के पन्नों पर दर्शाया जाता है? हरे पन्नों पर, गुलाबी पन्नों पर, सफेद पन्नों पर, पीले पन्नों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग के पन्नों पर दर्शाया जाता है? सही उत्तर है आपका बी, गुलाबी पन्नों पर। संकटग्रस्त प्रजातियों को गुलाबी पन्नों पर दर्शाया जाता है। जब वे खतरे से बाहर हो जाती हैं तो उन्हें हरे पन्नों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 पर्यावरण सम्मेलन और सूची 2 उद्देश्य से सुमेलित करें। तो यहां पर जो पर्यावरण सम्मेलन हुए हैं, रोटरडैम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, तो ये सभी आपके सही सुमेलित हैं। रोटरडैम कन्वेंशन खतरनाक रसायनों के व्यापार में पूर्व सूचित सहमति है। स्टॉकहोम कन्वेंशन में स्थायी कार्बनिक प्रदूषक POPs को लेकर बात हुई। बेसल कन्वेंशन में खतरनाक अपशिष्टों का सीमा पर पार संचलन पर बात हुई। और वियना कन्वेंशन में ओजोन परत का संरक्षण पर बात हुई है। और ये सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधियां हैं। इनके उद्देश्य बिल्कुल सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओजोन परत का संरक्षण, खतरनाक अपशिष्टों का निपटान, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों का सुरक्षित हस्तांतरण, मरुस्थलीकरण को रोकना, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव विविधता कन्वेंशन के तहत जैव सुरक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि तटीय विनियमन क्षेत्र CRZ अधिसूचना 2019 के अनुसार CRZ-I क्षेत्र में किस प्रकार की गतिविधियों की अनुमति है? नए उद्योगों की स्थापना और विस्तार, खतरनाक पदार्थों का निर्माण और हैंडलिंग, केवल पर पारिस्थितिक पर्यटन और रणनीतिक महत्व की परियोजनाएं जैसे रक्षा, परमाणु ऊर्जा, बहुमंजिला इमारतों का निर्माण, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, केवल पारिस्थितिकी पर्यटन और रणनीतिक महत्व की परियोजनाएं। CRZ-1 पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र जैसे मैंग्रोव, कोरल है। यहां नए निर्माण प्रतिबंधित हैं, सिवाय रणनीतिक परियोजनाओं और नियंत्रित
पारिस्थितिक पर्यटन के। अगला प्रश्न है आपका कि जैव आवर्धन और जैव संचय के बीच मुख्य अंतर क्या है? जैव संचय खाद्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर होता है, जबकि जैव आवर्धन एक ही जीव में होता है। जैव संचय एक ही जीव के जीवन काल में उसके शरीर में विषाक्त पदार्थों का जमाव है, जबकि जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला के ऊपरी स्तरों पर सांद्रता में वृद्धि है। इसके साथ ही 3 ऑप्शन और दिए गए हैं। सही उत्तर है आपका बी। जैव संचय एक जीव के ऊतकों में समय के साथ रसायन का जमा होना है और जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाने पर रसायन की सांद्रता का बढ़ना, जैसे डीडीटीटी का बाज में सबसे अधिक होना। अगला जो आपका सेक्शन है वो सामान्य हिंदी का है और पहला प्रश्न है 53 प्रश्न है आपका कि अधिसूचना नोटिफिकेशन का प्रकाशन कहाँ होता है? समाचार पत्र में, राजपत्र में, सोशल मीडिया पर, नोटिस बोर्ड पर या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी, राजपत्र में। अधिसूचना एक वैधानिक सूचना होती है, हमेशा सरकारी राजपत्र गजट में प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न है आपका कि महोष्म का सही संधि विच्छेद क्या है? महाधन उष्म, महाधन ऊष्म, महोधनष्म, महानधन उष्म। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ए, महाधन उष्म महोष्म होता है और ये गुण संधि का उदाहरण है। बड़ा आ और ऊ मिलके ओ बनाते हैं। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अवयवी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व। तो अवयवी भाव यहां पर कौन सा हो जाएगा? आजन्म। तत्पुरुष में हो जाएगा राजपुत्र, बहुब्रीहि में हो जाएगा आपका लंबोदर और द्वंद्व में हो जाएगा पाप पुण्य। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, A2, B1, C3, D4। अगला प्रश्न है आपका कि श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? तो बहुत आसानी से आप सभी समझ गए होंगे, बी ऑप्शन इतिश्री। श्री गणेश का अर्थ होता है आरंभ करना और इतिश्री का अर्थ होता है समाप्त होना। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करें। अग्नि, मुंह, मयूर, वधु। तो इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी, मुंह। यह तद्भव है, तत्सम इसका होता है मुख। अग्नि, मयूर और वधु आपके तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अकिंचन, दरिद्र, दीन या गरीब। सही उत्तर है आपका बी, अकिंचन। अकिंचन का अर्थ है जिसके पास कुछ ना हो। अगला प्रश्न है आपका आंख का नीर ढल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? मर जाना, निर्लज्ज हो जाना, बहुत प्यारा होना, अंधा होना। इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका बी, निर्लज्ज हो जाना, यानी कि बेशर्म हो जाना। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध है? 5 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है। कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए, मैंने अपनी पुस्तक पढ़ ली है, वह महिला बहुत विद्वान है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर सी, ये अशुद्ध है। महिला विदुषी होती है, विद्वान नहीं। विद्वान पुरुष होता है। अगला प्रश्न है आपका कि विराम चिन्हों में अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है? तो अर्ध विराम यहां पर आपका बी हो जाएगा ऑप्शन, सेमी कॉलन जिसको कहते हैं, और ये आपका अल्प विराम है जिसको आप कॉलन कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कारक के कितने भेद होते हैं? सही उत्तर है आपका बी, 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अगला प्रश्न है आपका कि चिर और चीर शब्द का सही अर्थ क्या है? पुराना कपड़ा, कपड़ा पुराना, नया पुराना, वृक्ष वस्त्र। सही उत्तर है आपका ए। चिर जो छोटी ई की मात्रा है वो पुराना होता है, दीर्घकालिक होता है, और चीर जो होता है बड़ी ई की मात्रा वाला वस्त्र या कपड़ा होता है। अगला प्रश्न है आपका कि शब्द शक्ति के 3 मुख्य भेद कौन से हैं? रस, छंद, अलंकार, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तत्सम, तद्भव, देशज, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। सही उत्तर है आपका बी, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। अभिधा सीधा अर्थ, लक्षणा लक्षित अर्थ और व्यंजना छिपा हुआ व्यंग अर्थ। अब बढ़ेंगे हम अगले सेक्शन की तरफ जो है कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी। प्रश्न है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा एक परिनियोजन मॉडल नहीं है? पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड या सर्विस क्लाउड। तो सही उत्तर है आपका डी, सर्विस क्लाउड। क्लाउड कंप्यूटिंग के 4 मुख्य परिनियोजन मॉडल हैं। पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड और कम्युनिटी। सर्विस क्लाउड कोई मानक मॉडल नहीं है, यह एक सेल्फ
फोर्स उत्पाद का नाम हो सकता है? अगला प्रश्न है आपका कि IPv6 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? आप सभी इससे परिचित हो चुके होंगे, 128 बिट्स होती है। IPv4 की 32 बिट होती है और V6 की 128 बिट। अगला प्रश्न है आपका कि OSI मॉडल की किस परत पर राउटर का कार्य करता है? तो OSI मॉडल की किस परत पर राउटर कार्य करता है, ये आपसे पूछा गया है और सही उत्तर है आपका सी। राउटर नेटवर्क लेयर पर काम करता है जो डेटा पैकेट को रूट करने के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है आपका कि MS एक्सेल में पिवट टेबल का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो यहां पर सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, डेटा को संक्षेप में प्रस्तुत करने और विश्लेषण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पिवट टेबल एक्सेल का एक शक्तिशाली टूल है जो बड़े डेटा सेट को सारांशित, विश्लेषण और प्रस्तुत करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है आपका कि साइबर सुरक्षा के संदर्भ में रैंसमवायर क्या है? तो यह एक प्रकार का वायरस होता है। तो क्या करता है, एक प्रकार का मैलवेयर जो उपयोगकर्ता के डेटा को एनक्रिप्ट करता है और फिरौती मांगता है कि उसको इनक्रिप्ट करके एक नई फाइल बना देगा और फिर उसको डिक्रिप्ट करने के लिए फिरौती मांगता है, इनक्रिप्शन की डिक्रिप्शन की मांगने के लिए। तो रैंसमवायर एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच को रोकता है जब तक कि फिरौती का भुगतान न किया जाए। अगला प्रश्न है आपका कि IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वास्तुकला में सबसे निचली परत कौन सी होती है? नेटवर्क लेयर, परसेप्शन लेयर, एप्लीकेशन लेयर या बिजनेस लेयर या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी, परसेप्शन लेयर। IoT की सबसे निचली परत परसेप्शन लेयर या सेंसिंग लेयर है जिसमें सेंसर और डेटा एकत्र करने वाले उपकरण होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ब्लॉकचेन तकनीक में POW का पूर्ण रूप क्या है? प्रूफ ऑफ वर्क, पावर ऑफ वायरलेस, प्रोटोकॉल ऑफ वेब, प्रोसेस ऑफ वर्क। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ए, प्रूफ ऑफ वर्क। POW का अर्थ है प्रूफ ऑफ वर्क, जो ब्लॉकचेन नेटवर्क में लेन देन को मान्य करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक आम सहमति तंत्र है। अगला प्रश्न है आपका कि डीप लर्निंग में किस तकनीक का एक उपक्षेत्र है? तो जो डीप लर्निंग है वो किस तकनीकी का, किस टेक्नोलॉजी का एक उपक्षेत्र है, सबसेट है? ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब डेवलपमेंट। तो सही उत्तर है आपका बी। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपक्षेत्र है जो स्वयं कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI का एक हिस्सा है। यह कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका कि पाइथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है? लो लेवल, असेंबली, इंटरप्रिटेड या मशीन लैंग्वेज? सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, इंटरप्रिटेड हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन एक इंटरप्रेटेड हाई लेवल और जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है? 66A, 66F, 67 या 43? सही उत्तर है आपका बी, 66F। 66F धारा जो है ये साइबर आतंकवाद के लिए दंड आजीवन कारावास तक का प्रावधान करती है। अगला प्रश्न है आपका कि NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीकी मुख्य रूप से किस पर आधारित है? लंबी दूरी की तरंगों के लिए, कम दूरी की उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार के लिए, सैटेलाइट संचार पर, फाइबर ऑप्टिक्स पर? तो सही उत्तर है आपका बी। NFC एक कम दूरी लगभग 4 सेंटीमीटर या उससे कम की वायरलेस तकनीकी है जो RFID मानकों पर आधारित है। तो जो आपके कार्ड स्वैपिंग के पेमेंट होते हैं वो NFC से होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर मेमोरी पदानुक्रम, स्वैपिंग नहीं, सॉरी यहां पे मैंने स्वैपिंग बोल दिया, स्वैपिंग नहीं, जो आप टच एंड पे करते हैं ना, कि कार्ड मशीन पे छुआया और आपका पेमेंट हो गया, तो वो आपका होता है NFC पे वर्क करता है। आपके मोबाइल में भी NFC होता है, तो उससे भी आपका काम बनता है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर मेमोरी पदानुक्रम में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो यहां पर आपका सही उत्तर है आपका सी, रजिस्टर। CPU रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी यूनिट होते हैं, उसके बाद कैश मेमोरी आती है, फिर रैम मेमोरी आती है और अंत में सेकेंडरी मेमोरी जो आपकी हार्ड डिस्क होती है। अगला प्रश्न है आपका कि GPL जनरल पब्लिक लाइसेंस का संबंध किस प्रकार के सॉफ्टवेयर से होता है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर या ट्रायल विथ या इनमें से कोई नहीं।
ट्रायलवेयर। तो सही उत्तर है आपका बी। फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में जीपीएल एक व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला मुफ्त सॉफ्टवेयर लाइसेंस है जो अंतिम उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर को चलाने, अध्ययन करने, साझा करने और संशोधित करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अगला प्रश्न है आपका कि बिग डेटा की विशेषताओं को परिभाषित करने वाला 5BS में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी और वर्चुअलाइजेशन। सही उत्तर है आपका यहां पर डी। बिग डेटा के 5BS जो है वो वॉल्यूम है, वेलोसिटी है, वैरायटी है और आपका वेरासिटी है और वैल्यू है। ठीक है, तो वेरासिटी यानी कि सत्यता, वैल्यू यानी कि मूल्य, वर्चुअलाइजेशन इसमें शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका कि डिजिटल लॉजिक में XOR गेट का आउटपुट 1 कब हाई होता है? जब इनपुट समान हो, जब दोनों इनपुट अलग अलग हो, जब दोनों इनपुट शून्य हो या जब दोनों इनपुट 1 हो। तो सही उत्तर है आपका बी। XOR एक्सक्लूसिव OR गेट का आउटपुट 1 तब होता है जब इनपुट असमान होते हैं। ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका कि सबनेट मास्किंग का उपयोग नेटवर्क में किस लिए किया जाता है? आईपी पते को एन्क्रिप्ट करने के लिए, एक बड़े नेटवर्क को छोटे प्रबंधनीय उप नेटवर्कों में विभाजित करने के लिए, मैक पते को छिपाने के लिए या डेटा स्पीड को बढ़ाने के लिए। सबनेट मास्किंग का उपयोग एक बड़े नेटवर्क को छोटे प्रबंधनीय उप नेटवर्कों में विभाजित करने के लिए किया जाता है ताकि प्रदर्शन और सुरक्षा में सुधार हो सके। अब हम बढ़ेंगे यूपी जीके की तरफ। तो प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली मार और काबर किस प्रकार की मृदा के स्थानीय नाम है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा या लेटेराइट मृदा या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी। जो बुंदेलखंड क्षेत्र है यहां पर ज्यादातर काली मृदा पाई जाती है। इसको मार या कबार मृदाएं भी बोलते हैं जो काली मिट्टी के समान होती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से 17.7% की तुलना में कैसी थी? कम थी, समान थी, अधिक थी, बहुत अधिक थी। तो जो राष्ट्रीय वृद्धि दर है उसकी तुलना में कितनी थी? तो सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, अधिक थी, 20.22%। तो उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर 20.22% थी जो राष्ट्रीय औसत 17.7 से अधिक थी। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 की क्रांति के दौरान कदम सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था? मथुरा, मेरठ, बिजनौर, फैजाबाद या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, 1857 की क्रांति के दौरान कदम सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो सही उत्तर है आपका यहां पर बी, मेरठ। कदम सिंह ने मेरठ मवाना क्षेत्र में गुर्जरों को संगठित कर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है आपका कि जौनपुर की प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण किस स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? मुगल, सरकी शैली, लोधी शैली, तुगलक शैली या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका यहां पर बी, सरकी शैली। अटाला मस्जिद 1408 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी। सरकी शैली का बेहतरीन नमूना है जिसका निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया था। इसकी विशेषता इसकी ढलवा दीवारें और मीनारों का अभाव है। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 में ओडीओपी दिए गए हैं, दूसरी सूची में जिला दिए गए हैं जिनको आपको मिलान करना है। ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही है यह आपको बताना है और सही उत्तर है आपका ए। ठीक है, सभी आपके सुमेलित हैं। सींग और हड्डी उत्पाद संबल, ढोलक अमरोहा, हींग हाथरस, घुंघरू और घंटी एटा। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में अवध स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? शुजाउद्दौला, आसफ उद्दौला, सादत खान या सफदरगंज। तो सही उत्तर है आपका यहां पर सी, सादत खान बुरहान उल मुल्क। अवध राज्य की स्थापना 1722 में सादत खान बुरहान उल मुल्क ने की थी। उन्होंने फैजाबाद को अपनी पहली राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में अंडालुसाइट खनिज मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है? ललितपुर, बांदा, मिर्जापुर, हमीरपुर या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका सी, अंडालुसाइट मुख्य रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र के विंध्यन क्षेत्र में पाया जाता है।
डायस्पोर, हमीरपुर और झांसी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि थारू जनजाति में बझर नामक त्योहार कब मनाया जाता है? दिवाली पर, होली पर, बैसाख या जेठ मई जून में, मकर संक्रांति पर या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका सी। बझर एक पारंपरिक त्योहार है जो बैसाख या जेठ के महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के किन जिलों से होकर गुजरेगा? 10, 12, 15 या 9। तो कितने जिलों से होकर गुजरेगा गंगा एक्सप्रेस वे? तो सही उत्तर है आपका बी। गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से प्रयागराज 594 किलोमीटर लंबा है और यह 12 जिलों से होकर गुजरेगा। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। अगला प्रश्न है आपका कि यूपी सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। एक तरफ आपके संस्थान दिए गए हैं, दूसरी तरफ जिलों के नाम दिए गए हैं जहां पर वह स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIBR वाराणसी, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान लखनऊ, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोई। तो ये आपके सभी सही सुमेलित हैं, 4 के चारों, और इनको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की राप्ती नदी का संगम घाघरा सरयू नदी में किस स्थान पर होता है? देवरिया, बरहज में, गोरखपुर, बहराइच, सीतापुर या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ए, देवरिया बरहज में। राप्ती नदी गोरखपुर जिसके किनारे है, देवरिया जिले के बरहज नामक स्थान पर घाघरा में मिलती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सही उत्तर है आपका बी, 1975 में पारित हुआ था। वर्तमान में लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश और सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत अगले 5 वर्षों 2027 तक में कितना सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर सी, 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जो उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत है। अगला प्रश्न है आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ लोकगीत दिए गए हैं, दूसरी तरफ क्षेत्र दिए गए हैं। आला बुंदेलखंड है, रशिया ब्रज क्षेत्र है, चैती वाराणसी अवध से है और कजरी मिर्जापुर पूर्वांचल से है। तो सही उत्तर है आपका ए। सही, सभी सही सुमेलित हैं। जो कजरी है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है, आला जो है वो वीर रस का है, बुंदेलखंड का, रशिया होली में ब्रज है और चैती जो है वो चैत्र मास में वाराणसी और अवध क्षेत्र में गाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार की पंचामृत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दूध उत्पादन बढ़ाना, गन्ना किसानों की आय दोगुनी करना और लागत कम करना, 5 नदियों को जोड़ना, जैविक खेती को बढ़ावा देना या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी, गन्ना खेती की नई तकनीकों जैसे ट्रेंच विधि, सह फसल के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश में स्थित चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी, शक्तिमती, विराटनगर, इंद्रप्रस्थ या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी, शक्तिमती। चेदी महाजनपद बुंदेलखंड क्षेत्र की राजधानी शक्तिमती थी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में घोषित वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो अब रामसर स्थल भी है, किस जिले में स्थित है? संत कबीर नगर, गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर या इनमें से कोई नहीं। तो वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो अब रामसर स्थल भी है, यह संत कबीर नगर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में आम की प्रसिद्ध किस्म रटौल को GI टैग मिला है, यह किस जिले से संबंधित है? लखनऊ, बागपत, सहारनपुर, वाराणसी या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी, बागपत। रटौल आम बागपत जिले के रटौल गांव से संबंधित है। मलियाबादी आम लखनऊ का है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में रक्षा औद्योगिक गलियारा के 6 नोट्स में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शामिल नहीं है? अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट, वाराणसी या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका डी, वाराणसी शामिल नहीं है। 6 नोट्स में लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट है। वाराणसी इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म स्थान लमही किस जिले में स्थित है? प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़ या इनमें से
कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी, वाराणसी। मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लमही गांव में हुआ था। तो ये रहे आपके 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपने कंप्लीट कर लिए हैं, और उम्मीद करता हूं आपने पूरी ईमानदारी से इस टेस्ट को कंप्लीट किया होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये 100 प्रश्नों में से आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए और आपका अनुभव कैसा रहा आज के मॉक टेस्ट के साथ में। लगातार तैयारी करते रहिए, हम अच्छा कंटेंट लगातार लाते रहेंगे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, जहां पर आपको मैसेज करके पूरी पीडीएफ मिल जाएंगी, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट की आपके लेखपाल की पीडीएफ्स होंगी, हमारे जो यूट्यूब वीडियो हैं इनकी पीडीएफ्स होंगी, वन लाइनर्स फॉर्म में पीडीएफ होंगी। 10,000 से अधिक आपको वन लाइनर्स मिलेंगे, 3,000 से अधिक आपको एमसीक्यू मिलेंगे, और सारी पीडीएफ बहुत ही अच्छी क्वालिटी की रहने वाली हैं। आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है बिल्कुल ऐसी ही पीडीएफ आपको मिलेंगी, तो चिंता की कोई बात नहीं होगी कि आप उनको पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।